नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। चुनाव यात्रा का वक्त हो चुका है, चुनावी पारा भी चढ़ा हुआ है। 3 दिन बाद दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। कैसी चल रही है सियासी गतिविधियां और कैसा है जोश? क्या किसान इस बार अपनी फसल की कटाई से समय निकालकर वोट डालेंगे? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे हैं, जहां से सुरक्षित सीट पर लगातार तीसरी बार बीजेपी ने भोला सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ के सियासी समीकरण में कल्याण सिंह फैक्टर कैसे विपक्षियों पर भारी पड़ता रहा है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त किसान गेहूं की कटाई में व्यस्त है, लिहाजा सियासी नब्ज टटोलने के लिए हम डिबाई के नौरंगाबाद गांव पहुंचे। प्रदीप कुमार का पूरा परिवार गेहूं की कटाई और महंगे हो रहे भूसे को सुरक्षित करने में लगा हुआ था। इस परिवार के बड़े बूढ़े जहां कानून व्यवस्था के चलते योगी के प्रशंसक हैं, तो वहीं उनका लड़का पेपर लीग और अग्निवीर की वजह से नाराज दिख रहा है। हमारे गांव में कांग्रेस की ज्यादा वोट है। अच्छा। हाँ, जब काउंटिंग होगा जब देख लेना। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा बालक हमारे यहाँ आर्मी की भर्ती देखे रहे। हाँ। उनकी जिंदगी लगभग खराब सी है, फैक्ट्री में नौकरी करते डोल रहे हैं 4-6 हजार की। सबसे ज्यादा परेशानी ये है। बाकी कोई भी इतना बड़ा गांव में काश्तकार ना कि अपने बालक का पीएचडी या कोई बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ा देवे। गांव का हिसाब ये सिस्टम ये रहे, हमारे मजदूरी कर ली, मेहनत कर ली, अपने बालक का इंटर करवा के, जो बालक की क्वालिफिकेशन करवा के अपना भर्ती देख के भर्ती हो जावे। अच्छा। उन्होंने सरकार ने इसकी ऐसी मार दी। सरकार ने तो सहूलत बहुत कुछ दिया है, कर भी कर आप झूठ बोलेंगे, झूठ में कोई बात नहीं है। जो हम यहाँ खड़े हैं, रात में सुरक्षित है। पहले क्या था कि हमारी औरतें यहाँ कंडा सड़क के किनारे पाड़ती थी, आए दो मोटरसाइकिल लेकर कुंडल फाड़े चलते बने। अच्छा, एक तो उससे बड़ा सुकून है। चुनाव चल रहा है, कौन सी पार्टी का जोर है? बीजेपी उतारे भैया हम तो। लड़का कह रहा है कांग्रेस का। अब भैया अपनी अपनी सोच है वो तो। ये ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बाकी डालेंगे यू हाथ तक कांग्रेस। अच्छा अच्छा ना भैया हम तो बीजेपी डालेंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन भीषण गर्मी और गेहूं की चल रही कटाई के चलते पहले चरण में कम मतदान होने की खबरें भी परेशान करने वाली हैं। और ये फैक्टर किसी भी सियासी समीकरण में हार जीत के अंतर को कम और मुकाबला कांटे का बना सकता है। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर बुलंदशहर सुरक्षित सीट पर दिलचस्प सियासी मुकाबला चल रहा है। बुलंदशहर में बीजेपी के तीसरी बार उम्मीदवार बने हैं भोला सिंह, और उनके सामने बीएसपी के गिरीश जाटव और इंडिया गठबंधन के शिवराम वाल्मीकि खड़े हैं। अब पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि गेहूं की कटाई की वजह से जो मतदान का परसेंटेज है वो कम रहा है। इससे भी उम्मीदवारों के चेहरे पर शिकन जरूर आई है। लेकिन बुलंदशहर की सियासी तस्वीर में कल्याण सिंह फैक्टर क्या है, आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। भोला सिंह बुलंदशहर से करीब 40 किलोमीटर दूर डिबाई बाजार में रोड शो कर रहे हैं। इसी विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया था। तब से लेकर आज तक डिबाई विधानसभा बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। सुरक्षित सीट होने के चलते भोला सिंह भी अपने सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी मायावती की आलोचना करने से बचते हैं। बहन जी स्वयं भी खुद चुनाव लड़ चुकी हैं, यहाँ से हार भी चुकी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाज की, मैं उन पर कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन पूरा अब दलित समाज मोदी जी के साथ जुड़ गया है। बहन जी को बहुत लंबा समय दिया है दलित समाज ने, प्रदेश में भी दिया और देश की सरकार में भी जब सरकार नहीं तब भी दिया। अब जनता समझ चुकी है, अब विकास के साथ है, सम्मान के साथ है और मोदी जी के साथ है। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार शिवराम वाल्मीकि इस गर्मी में औरंगाबाद के मंडोना गांव में जनसभा कर रहे हैं। जाट बहुल इस गांव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार गांव के लोगों के साथ अपने जुड़ाव को बताते हैं। देखिए, मोदी साहब के जो जुमले थे उन पर जनता को उन्होंने गुमराह किया था। 15 लाख किसी के अकाउंट में आया, 2 करोड़ नौकरी लगी। ये जनता बेरोजगारी को देखते हुए रोजगार चाहती थी, तो कब 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, किसी को नौकरी नहीं मिली।
और आम जनता को उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आए, नहीं आया। तो जो जुमलेबाजी इन्होंने जनता के साथ किया था वो केवल झूठ के पुलंदे थे, और झूठ के पुलंदे पर जनता आ गई। भोली वाली जनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने पहले भी नकारा था इनको, वोट प्रतिशत इनका पिछली बार भी गिरा था, अब इनका सूपड़ा साफ है। लेकिन यहाँ के जातिगत समीकरण में सबसे भारी कल्याण सिंह फैक्टर है। जातीय संख्या को अगर देखें तो ब्राह्मण 2,40,000, राजपूत 2 लाख, जाट 1,60,000, लोध 3,40,000, मुस्लिम 3,10,000 और जाटो 2,10,000 हैं। बीएसपी के नगीना सांसद गिरीश जाटो भी चुनावी मैदान में हैं। सुरक्षित सीट पर जाटो मतदाताओं के चलते मायावती के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। लेकिन कल्याण सिंह के चलते 3 से 4 लोकसभा सीटों पर लोध राजपूतों को बीजेपी का बड़ा समर्थक माना जाता है, और इस समीकरण का नतीजा है कि बीजेपी के भोला सिंह लगातार 2 बार अच्छे अंतर से जीतते रहे हैं। लेकिन इस चुनावी शोर में सुखलालपुर जैसे गांव में सन्नाटा पसरा है। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर इस गांव की कई हवेलियों पर इस तरह के ताले लगे हैं। कारण खेती छोड़कर रोजी रोजगार के चलते गांव से परिवारों का पलायन हो चुका है। 600 मतदाताओं वाले इस गांव में बामुश्किल 50% मतदान होता है। चाचा ये ऐसे गांव में तमाम सारे घर खाली पड़े हुए हैं। बहुत खाली हैं जी, सब सर्विस पे वहीं पे बना लिए हैं सब ने। अच्छा, जहाँ जहाँ सर्विस खत्म हुई वहीं पे बना लें। वहीं बना लिए। तो वोटिंग कितनी होती है यहाँ पे? यहाँ ज्यादा खूब जोर लगा, 400 वोट पड़ती ना खूब, जबकि प्रधानी पे भी प्रधानी पर भी। अच्छा, तो इस तरीके के तमाम सारे जो है लोग चले गए। हाँ जी, जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहीं पे बस गए वो। बुलंदशहर से समीर अली और पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से चलते हैं बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट। ये सीट अभी चर्चा का विषय है। 26 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है। ये सीट चर्चा में क्यों है? एक शख्स की वजह से सुर्खियों में छाई हुई है, और वो है पप्पू यादव, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। पप्पू यादव के प्रचार के दौरान एनडीटीवी के प्रभाकर कुमार ने, हमारे सहयोगी ने, उनसे जानने की कोशिश की कि उनको टिकट क्यों नहीं मिला और लालू यादव से उन्हें क्या समस्या है। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्णिया एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा चर्चा है एक निर्दलीय उम्मीदवार की, ना कि एनडीए या इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों की। और वो उम्मीदवार है पप्पू यादव, जिन्होंने सबकी नींदें हराम कर रखी हैं। लोग हमेशा मूर्ख समझते हैं, जनता को ठगते हैं। हमेशा हमको लगता है कि जनता ठगे गए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। मैं आनंद मार्गी हूँ और मेरी कोई जाति नहीं है। मेरे बेटा बेटी को भी जाति का पता नहीं है। और हमारी आप कोरोना में यदि मैंने लोगों की सेवा की सब कुछ बेच के, तो वहाँ जाति नहीं थी। बाढ़ में किया तो जाति नहीं थी। हर घटना में करता हूँ तो जाति नहीं थी। वो अलग बात है कि जाति एक सच हो गया है और जाति टाइटिल है। पप्पू यादव को एक समय लालू यादव का हनुमान कहा जाता था। ये उनके संकट मोचक थे, लेकिन फिर रिश्ते ऐसे बिगड़े कि अब एक दूसरे की शक्ल तक बर्दाश्त नहीं। उनके साथ हम विपक्ष बनाने में पप्पू यादव की सबसे बड़ी भूमिका रही। सदन में वो गवाह है, प्रूव है वो बात। हाँ, मुख्यमंत्री बनाने में पप्पू यादव की सबसे बड़ी भूमिका रही। तो यदि मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका रही विपक्ष की, और लगातार जब भी वो संकट में रहे तो पप्पू यादव साथ रहे। हुआ क्या आपसे ऐसे व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों है वो हमारा? अब ये बात तो पॉलिटिकल कन्हैया जी से क्या दुश्मनी हो सकती है, साबुद्दीन जी से क्या दुश्मनी? क्या इसलिए कि आप उनके बेटे के लिए थ्रेट हो सकते हैं कभी? देखिए, मैं किसी के, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए थ्रेट नहीं होता। राजा साहब को बड़े महाराजाओं के द्वारा उनको सब कुछ मिला, तो विरासत में उनको। आप तेजस्वी को राजा साहब बोल रहे हैं? तो राजा हैं, महाराजा और राजा हैं, जो इतने बड़े पदों पर और जो निर्णय खुद ले लेते हैं। मैं मिला, मैं हमेशा उनको कभी ये बात भी नहीं रहा कि जब हम लालू जी के साथ थे तब उनका जन्म नहीं हुआ।
ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कुछ ऐसा ही हाल पप्पू यादव का हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी के विलय कांग्रेस में कर लिया, लेकिन कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई और पूर्णिया का टिकट उनके हाथ से जाता रहा। विचारधारा में कांग्रेस के करीब बात, विचारधारा करीब मुझको समझ में नहीं आया कि निचले स्तर पर क्या क्या होता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ और मैं चैलेंज भी नहीं कर सकता हूँ और मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा। जिनके भाग में जो है कभी मोतिहारी से कभी मुजफ्फरपुर से, तो बड़े लीडर हैं। पप्पू यादव ने अपनी राजनीति बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में सीमित कर दी है और उनकी कोशिश है कि वो देश में कोसी के बेटे के रूप में जाने जाए। सीमांचल कोसी की जनता के भावनाओं के साथ आजीवन राजनीति करूंगा, विश्वासघात कभी नहीं करूंगा और सीमांचल को, कोसी को दुनिया में नंबर 1 करने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1, मैं आपको दिल से कहता हूं, मेरी कोई राजनीति नहीं है, मेरा कोई जात पात नहीं है। मुझे सिर्फ इस इलाके के पलायन को रोकना, इस इलाके को नंबर 1 करना, इस इलाके में गरीबों के लिए फैक्ट्री और इस इलाकों में युवाओं के रोजगार, इन चीज़ों को दुनिया के सामने लाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। पूर्णिया से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे जनता को रिझाने के लिए नेता क्यों कर रहे हैं डांस और क्यों नेताजी बैठे हैं नाले के पानी में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं सत्ता पाने के लिए नेताजी क्या क्या कर रहे हैं, जनता को रिझाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में, चुनावी चकल्लस में। चुनाव के दौरान और कुछ हो ना हो, जनता का मनोरंजन खूब होता है। बड़े बड़े पदों पर बैठे नेता उनके बीच आते हैं, उनका दुख दर्द पूछते हैं और उनके साथ नाचते गाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वैसे तो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब नगांव के जुरिया में वोट मांगने निकले तो औरों के साथ नृत्य में शामिल होना ही पड़ा। लेकिन सब नेताओं की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। उज्जैन से कांग्रेस के उम्मीदवार महेश परमार, जो तराना के विधायक भी हैं, वो गंदे नाले के बीच धरने पर बैठ गए। दरअसल सीवर का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है। चुनावी माहौल गर्म है तो महेश परमार ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए नाले में ही डुबकी लगा दी। उज्जैन में महेश परमार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया से होगा, जो जनता का समर्थन हासिल करने के अलावा ऊपर वाले का आशीर्वाद लेने हनुमान मंदिर पहुंचे। हनुमान जयंती के अवसर पर उन्होंने हनुमान मंदिर में प्रसाद बनाने में मदद की। अनिल फिरोजिया प्रचार के लिए एक गांव भी गए और वहां एक दुकान पर चाय बनाई। Hello, Moto.